जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि पिछली क्लासें जितनी भी करंट अफेयर्स की हुई हैं वो सारी करंट अफेयर्स आप लोग देखे होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो उम्मीद है कि ये जो भी प्रश्न होंगे आप लोग इनका नोट्स बनाएंगे और इनका रिवीजन भी करते रहेंगे। और पिछली जो क्लासें हो चुकी हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ये नहीं कि एक ही दिन की सारी करंट अफेयर्स है, वो सारी करंट अफेयर्स है जो पेपर में पूछे जाने के लायक है। उन्हीं करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स में पहले करंट अफेयर्स लिखिएगा। करंट अफेयर्स पहले करंट अफेयर्स लिखिएगा कि हाल ही में अशोक चंद्रगुप्त एवं कल्पतरु शब्द समाचार के सुर्खियों में रहा। कल्पतरु शब्द समाचार की सुर्खियों में रहा। यह क्या है? या तो ये पूछ सकता है कि हाल ही में अशोक चंद्रगुप्त एवं कल्पतरु समाचार के सुर्खियों में रहा, इनका संबंध क्या किससे है, ये इस तरह पूछ सकता है। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, दिमाग में आ रहा होगा कि मौर्य वंश के शासक हैं, तो कोई मौर्य वंश के होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर लिखिएगा कि महासागर में एक ऋच है। महासागर में खोजा गया ऋच है। महासागर में खोजा गया ऋच है। अब देखो महासागर आया है तो कुछ पॉइंट लिखिएगा महासागर से। पहला पॉइंट लिखिएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बड़ा महासागर कौन सा है? तो लिखिएगा इसका आंसर प्रशांत महासागर। अगला पूछ सकता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? महासागर कौन सा है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर ही होगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूछ सकता है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर लिखिएगा आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है? तो लिखना हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। के नाम पर पड़ा है। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो लिखिएगा सर्वाधिक ज्वालामुखी
किस महासागर में उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। इसे प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का एक घेरा बनता है जहाँ पर ज्वालामुखी सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन लिखिएगा। ये लिख गया मेटे। अब देखिएगा अशोक आए हैं तो कुछ अशोक से पॉइंट लिखिएगा और कुछ पॉइंट लिखने हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो पहला पॉइंट अशोक से लिखिएगा कि अशोक के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो लिखिएगा राधा गुप्त। अब कुछ पॉइंट हैं, मैं तुमको कहानी के रूप में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं तो राधा गुप्त की ही सहायता से बैठते हैं, क्योंकि राधा गुप्त प्रधानमंत्री होते हैं अशोक के, और अशोक के पिता होते हैं, इनके पिता का नाम है बिंदुसार। इनके पिता का नाम क्या है? बिंदुसार। तो अशोक बहुत कुरूप प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने बचपन में किसी व्यक्ति की हत्या करके उसके 50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिए थे। इसलिए अशोक को उस नाम से जाना गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इससे झगड़ा करता है तो ये उस व्यक्ति को 50 टुकड़े में करके फेंक देता है। बिंदुसार अपने अंतिम जीवन काल में अपने जीते जी अपने प्रिय पुत्र सुसीम को गद्दी देना चाहता था, यानी राजा बनाना चाहता था। लेकिन किसी कारणवश वो सुसीम जो थे वो तक्षशिला के विद्रोह में फंसे हुए थे। तो अशोक आके ज़बरदस्ती गद्दी अपने पिता से क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। तो लिखिएगा अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाए थे। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाए थे। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप है। इतनी बात तुम समझ गए होंगे। और जो सांची शहर है मध्य प्रदेश में, वो सांची शहर, अगर शहर की बात आएगा तो यहाँ से एक करंट आप लोग लिखिएगा कि भारत का पहला सौर सिटी किसे घोषित किया गया है? तो सांची को। भारत का पहला सौर सिटी किसे घोषित किया गया है? तो सांची को। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सांची का स्तूप कहाँ है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, सांची का स्तूप बनवाया किसने है? तो अशोक ने। किसने बनवाया है? किसने है? तो अशोक ने। किसने बनवाया भाई? अशोक ने। ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में
लिखे गए थे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट, स्तूप शब्द आया है तो पूछ सकता है कि स्तूप शब्द का संबंध किस धर्म से है। तो ऊपर के लिखा होगा, मैं उसको मेटे दे रहा हूँ। लिखिएगा कि स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से है। और स्तूप का सबसे पवित्र भाग, स्तूप का सबसे पवित्र भाग, सबसे पवित्र भाग हर्मिका है। स्तूप का सबसे पवित्र भाग हर्मिका है। अब ये देख लो कि स्तूप बनता कैसे है, मैं उसका डिज़ाइन बना के बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अगली करंट हम लोग लिखेंगे। बेटे इसको देखिएगा, स्तूप कैसे निर्मित होता है, कैसे बना रहता है। मान लो जैसे ये कोई आकृति है, ऐसे अगर देखे होंगे गुंबदाकार, तो यहाँ पर कुछ भाग बना रहेगा और इसी भाग को हम लोग क्या कह देते हैं, हर्मिका। इस भाग को क्या कह देते हैं, हर्मिका। और यहीं पर बौद्ध अनुयायी की जो अस्थियाँ होती है, बौद्ध अनुयायी की जो अस्थियाँ होती हैं, वो अस्थियाँ कहाँ रखी जाती हैं, इस हर्मिका वाले भाग में। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि स्तूप कैसे निर्मित रहता है। तो स्तूप की आकृति ऐसी होती है और हर्मिका उसके ऊपर बनी रहती है। और सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है, हर्मिका। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य आया है, तो लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोगों को पता होगा, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है या चाणक्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे भाई, प्रधानमंत्री कौन थे। तो लिखिएगा चाणक्य है। और इन्हीं चाणक्य को और क्या कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है। कौटिल्य कहा जाता है। इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अब ये जो चाणक्य हैं या कौटिल्य कह लो, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है राजनीति पर। तो इनकी पुस्तक है राजनीति पर आधारित पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का नाम क्या है भाई, अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र 15 प्रकांडों में यानी 15 खंडों में विभाजित हैं। तो पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र कितने भागों में बटी है, कितने भाग में विभाजित है। तो उसके कितने खंड हैं, 15 खंड हैं। अगला पूछ सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किस शासक ने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला पूछ सकता है कि मौर्य वंश की जानकारी हमें किन पुस्तकों से मिलती है। तो मैं दो तीन पुस्तकें लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप लोग फिर कभी मिलेंगे। लिखिएगा, जैसे विशाखादत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, दूसरी पुस्तक है इंडिका। तो पहले लिखिएगा इंडिका पुस्तक से जानकारी मौर्य वंश की मिलती है। दूसरी पुस्तक है अर्थशास्त्र, फिर लिखना अष्टाध्यायी। इन पुस्तकों से जानकारी किसकी मिलती है भैया, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब अगली करंट आप लोग लिखिएगा अगले कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। लिखिएगा, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता
उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा सहारनपुर में। सहारनपुर में। और ये सहारनपुर है कहाँ? तो कोष्टक में लिख लेना उत्तर प्रदेश। ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश। अब सहारनपुर आया है तो 2-3 पॉइंट सहारनपुर से लिखिएगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से लिखिएगा। पहले सहारनपुर से लिखिएगा कि सहारनपुर को उत्तर प्रदेश में संतरों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में संतरों का शहर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इतनी पॉइंट सहारनपुर से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश में बताइएगा, नहीं आप लोग लिख लीजिएगा, बताइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बताते नहीं हैं। तो लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक। कौन सा है? कथक। अगला पूछ सकता है कि कथक से संबंधित कौन कौन से घराने हैं? कथक से संबंधित घराने कौन कौन से हैं? घराने तो लिखिएगा कथक के 3 घराने हैं। पहला लखनऊ घराना, दूसरा है जयपुर घराना और तीसरा है बनारस घराना। तो ये 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। अच्छा, लखनऊ घराने से पूछ सकता है कि कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं। तो जैसे लिखना पंडित बिरजू महाराज, फिर लिखना किशन महाराज, फिर लिखना लच्छू महाराज, फिर लिखना गुदई महाराज, फिर लिखना शोभना नायडू, फिर उसके बाद एक लिखना सोनल मान सिंह, इधर लिखे दे रहे हैं सोनल मान सिंह। तो ये सारे के सारे किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से। और किस नृत्य से? तो कथक नृत्य से। एक बनारस घराने की फेमस गायिका हैं जिनको अप्पा जी के नाम से जाना जाता है, उनका नाम भी लिखना गिरिजा देवी। और ये ठुमरी गायिका है, ध्यान रखिएगा, ठुमरी गायिका है।
गायिका है और इनका संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से। और गिरजा देवी को अप्पा जी के नाम से जाना जाता है, अप्पा जी के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है ये करंट समझ में आई होगी। अगली करंट आप लोग लिखिएगा, बोले चलो लिखिएगा। गैलोथिया लिखिएगा। हाल ही में गैलोथिया डे नेशनल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? यह समाचार की सुर्खियों में रहा। गैलोथिया नेशनल पार्क कहाँ है? पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी पूछा जा सकता है। लिखिएगा। हाल ही में गैलोथिया डे पक्षी अभ्यारण्य समाचार की सुर्खियों में रहा। पक्षी अभ्यारण्य समाचार की सुर्खियों में रहा। यह कहाँ स्थित है? रहा। यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग, अंडमान निकोबार। इसका आंसर है अंडमान निकोबार। आप लोगों को पता होगा एक नई करंट बनी है कि अंडमान निकोबार का नया नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम। तो लिखिएगा अंडमान निकोबार का नया नाम श्री विजयपुरम है। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी राज्य के अगर नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या नए राज्य का निर्माण करना हो, तो ये शक्ति संसद को प्राप्त होती है और इस शक्ति का प्रयोग भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 3 में किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पूछ ले कि अंडमान निकोबार का जो नया नाम श्री विजयपुरम रखा गया है, किसने रखा है? तो संसद के द्वारा किया गया है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, भारतीय संविधान का हिस्सा है। लिखिएगा अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी राज्य की सीमा, नाम एवं क्षेत्र को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, परिवर्तित कर सकता है। क्षेत्र को कम, बढ़ा, परिवर्तित कर सकता है। लेकिन ये परिवर्तित करते समय ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। तो जो भी ये नाम में परिवर्तन होगा, क्षेत्र में परिवर्तन होगा, सीमा में परिवर्तन होगा, नाम में परिवर्तन होगा, ये सारे परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से करेगी। साधारण बहुमत से करेगी। साधारण बहुमत से करेगी। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी भी तुमसे पूछा जा सकता है कि साधारण बहुमत क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद, जब साधारण बहुमत की बात आएगी तो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ याद रखिएगा
कि उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस एक सदस्य को अगर मिला लिया जाए तो उसी के द्वारा जो बहुमत पारित किया जाएगा उसे बहुमत को हम लोग क्या कह देंगे, साधारण बहुमत। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे लोकसभा में अगर कोई बिल पास करना हो साधारण बहुमत से, जैसे यही अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल ले लो, अगर इसके नाम में परिवर्तन करने की बात जब भी आई होगी तो मान लो जब सदन में कार्यवाही चल रही होगी, ये विधेयक लाया गया होगा नाम परिवर्तन से, तो उस दिन जितने सदस्य उपस्थित थे उन उपस्थित सदस्यों में से 50% और एक सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए और आज अंडमान निकोबार का नाम क्या हो गया, श्री विजयापुरम। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे जिस दिन ये विधेयक लाया गया होगा, मान लो कि उस दिन 200 सदस्य उपस्थित हुए थे और उन 200 सदस्यों का 50% आप निकालोगे तो 100 आएंगे और 100 में एक और एक्स्ट्रा सदस्य जोड़ दीजिएगा तो 101 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और वो विधेयक क्या हो गया, पारित हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक करंट और बनी है अंडमान निकोबार से, आप लोग ध्यान में, मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि अंडमान निकोबार की कौन सी ऐसी जनजाति है जो 18वीं लोकसभा में पहली बार मतदान की है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।